भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्र, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मुरलीधर जी राव, राष्ट्रीय सचिव श्री श्याम जाजू जी और मोर्चे प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी जिनके कंधों के ऊपर है, सभी मोर्चे और प्रकोष्ठों की, ऐसे श्री महेंद्र जी पांडे, सह संयोजक श्री घनश्याम जी अग्रवाल, सह संयोजक श्री अशोक गोयल जी, श्री मनोहर लाल जी और हमारे पूर्व सांसद श्री राम नारायण जी साहू और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री राजकुमार जी भाटिया और व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े मेरे सभी सम्मानित भाइयों बहनें, तो नहीं है ना, बहनों एवं भाइयों। हाँ, मुझे बतलाया गया कि अयोध्या आंदोलन में जो कोठारी बंधु शहीद हुए थे उनकी बहन भी यहाँ पर है। अच्छा, सगी बहन है। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मित्रों, व्यापार प्रकोष्ठ ही नहीं, व्यापारी समाज का जब भी कोई कार्यक्रम हुआ है, प्रायः सभी कार्यक्रमों में मैंने व्यापारी और व्यापार जगत के महत्व की चर्चा विशेष रूप से की है। लेकिन आज मैं उस महत्व पर ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि व्यापार ठीक तरीके से तभी चलता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है। यदि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो व्यापार भी किसी भी सूरत में ठीक तरीके से नहीं चल सकता है। और मैं नहीं बल्कि सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत इस बात से परिचित है, भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लड़खड़ा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी साख और विश्वसनीयता के कम होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरी भारत की प्रतिष्ठा और साख को भी बट्टा लगा है। क्योंकि व्यापार जगत से जुड़े हुए हम सब सारे लोग यहां पर बैठे हैं, इस सच्चाई को भी जानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था ठीक होती है तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो रहती है स्वाभाविक रूप से व्यापारी भाइयों की भी बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था यदि ठीक नहीं रहती है तो जो प्रॉफिट की मार्जिन होती है वह भी घट जाती है। प्रॉफिट तो चाहे जैसे भी हो, यदि माल ही यदि कम बिकेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट भी कम होगी। मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी है क्यों हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से कमजोर है वर्तमान में। आप सभी जानते हैं, चाहे वह फिस्कल डेफिसिट हो जिसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं, चाहे वह करंट अकाउंट डेफिसिट हो जिसे चालू खाता घाटा बोलते हैं, दोनों इस समय नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं। रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी तेजी के साथ गिर रही है इसकी आप सबको जानकारी है। माने $1 की कीमत सन 1947 में लगभग ₹1 के बराबर हुआ करती थी। आज $1 की कीमत 60-61 रुपये के बराबर हो गई है। माने हमारे रुपये का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले कितनी तेजी के साथ हुआ है। इससे भी इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हुई है। माने जिस समय आजादी हमें हासिल हुई थी उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत थी, कहीं ज्यादा प्रभावी थी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक उसकी अपनी साख थी। लेकिन आज बहुत ही कमजोर हो चुकी है और रुपये की वैल्यू जो दिनों दिन गिरती जा रही है, वो क्यों गिरती जा रही है? सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण यह संकट पैदा हुआ है। सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण यह संकट पैदा हुआ है
और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। आयात और निर्यात के संबंध में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आयात तो हम 500 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं, लेकिन निर्यात हम 300 बिलियन डॉलर का कर रहे हैं। आज भी हमारी ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा लगभग 200 बिलियन डॉलर का है। यह कोई छोटा मोटा व्यापार का घाटा नहीं है, 200 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। और मित्रों, जब यह व्यापार घाटा बढ़ता है तो वह करंट अकाउंट डेफिसिट भी उसी के अनुपात में बढ़ती है। इस सच्चाई को भी हम जानते हैं। और आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू जो हमारा खाता का घाटा है, उसकी फाइनेंसिंग सरकार के द्वारा की जा रही है और सरकार उसके लिए विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। मैं मानता हूं कि इस भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण के युग में विदेशी पूंजी निवेश का भी एक महत्व है। विदेशी पूंजी निवेश के महत्व को मैं नकारता नहीं, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए आनन फानन में एफडीआई के संबंध में फैसले किए जा रहे हैं। एफडीआई हो, लेकिन यह सोच समझकर एफडीआई के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिए। और कोई भी अर्थव्यवस्था यदि ठीक से काम करने वाली होती है और अच्छी यदि गवर्नेंस होती है तो इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि एफडीआई का यदि हम फैसला करते हैं तो साथ ही साथ कोई ना कोई एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि एफडीआई जिन कंपनियों के द्वारा की जा रही है, कहीं अनफेयर प्रैक्टिसेस के द्वारा, गलत तरीके के द्वारा कहीं ऐसा न हो कि ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के व्यापार को प्रभावित किया जाए। इसलिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की भी आवश्यकता हुआ करती है, लेकिन इस सरकार के पास ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही नहीं है ताकि इसको वह सुनिश्चित कर सके। यदि नहीं रहेगा रेगुलेटरी मैकेनिज्म तो लाभ और हानि को देखते हुए यह मल्टीनेशनल कंपनियां कभी अपने भाव को गिरा देती हैं, कभी अपने भाव को बढ़ा देती हैं। स्वाभाविक रूप से व्यापारियों के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जब मैं कभी देखता हूं तो मुझे तो लगता है कि यदि ऐसे ही हालात बने रहे तो कहीं यह स्थिति न कुछ ही महीनों के अंदर या 1-2 महीने के अंदर ही वह स्थिति न पैदा हो जाए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाए। एक ऐसी भयावह स्थिति हमारे देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष पैदा हो गई है। एफडीआई का जहां तक सवाल है, एफडीआई के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से एफडीआई के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विशेष रूप से जहां पर कि मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड का सवाल है, फुटकर व्यापार का जहां तक सवाल है, उसमें हम विदेशी पूंजी निवेश के सख्त विरोधी हैं। हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक बार अमेरिका की एम्बेसडर भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो मैंने 2 टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड में, यह बात मैंने उनके सामने रख दी थी। मैं अभी हाल में ही अमेरिका गया था, आज के 4-5 दिनों पहले। वहां पर भी चाहे सीनेट के डेलीगेशन के साथ बात करने का अवसर मिला हो, चाहे कांग्रेस के लोगों के साथ, मैंने बताया कि अमेरिका को भी हमारे कुछ कंपल्सन्स को समझना चाहिए, हमारी मजबूरियों को समझना चाहिए। हम एक दूसरे की यदि मजबूरियों को नहीं समझेंगे तो हम एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं? हमारे और आपके बीच आर्थिक संबंध कैसे लंबे समय तक चल सकते हैं? भारत को भी आपकी भी मजबूरियों को समझना होगा और अमेरिका को भी भारत की मजबूरियों को समझना होगा। हमारी यह मजबूरी है कि हमारे लगभग 4.5 करोड़ 5 करोड़ की संख्या में लोग फुटकर व्यापार में लगे हुए हैं, और यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर आएंगी तो जो उनके आउटलेट्स होंगे, जो उनकी दुकानें होंगी, मैं समझता हूं कि हमारे छोटी दुकानें, छोटे व्यापारियों की दुकानें उनकी प्रतिस्पर्धा में किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएंगी।
यह मैंने जहां तर्क दिया था, वहीं पर एक दूसरा तर्क मैंने यह दिया था कि हमारे जो फुटकर व्यापारी और छोटे व्यापारी होते हैं, उनके पास एक ट्रेडिशनल स्किल होती है, एक पारंपरिक कुशलता होती है व्यापार करने की, और वह लंबे समय से यह कुशलता, यह ट्रेडिशनल स्किल, यह उनके अंदर विकसित हुई है। चले जाइए बहुत बीहड़ स्थानों पर, वहां पर भी फुटकर व्यापारी छोटी मोटी दुकान लगाकर बैठा हुआ है और उसके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा है। और मैंने यह भी कहा कि मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व में सबसे कम मार्जिन पर, मतलब प्रॉफिट की मार्जिन पर, सबसे कम प्रॉफिट की मार्जिन पर व्यापार करने वाला यदि फुटकर व्यापारी कहीं पर भी है तो वह केवल और केवल भारत में है और दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं आप देखने को मिलेगा। तो यह सब सारी बातें मैंने उनके सामने साफ तौर पर रखी थी। लेकिन इस पता नहीं सरकार ने आनन फानन में एफडीआई के संबंध में बिना संसद में चर्चा किए हुए यह फैसला कर लिया। कम से कम इस पर संसद में चर्चा तो होनी चाहिए थी। और मुख्य प्रतिपक्षी दल बार बार जबकि अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, उसके बावजूद इस सरकार ने फैसला कर लिया। और मैं जानता हूं कि क्यों फैसला किया। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही थी, कहीं जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, कहीं इनके माध्यम से कहीं भारत की रेटिंग, भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग को कम न कर दिया जाए, केवल इस भय के मारे जल्दबाजी में हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला कर लिया। और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। अब एफडीआई की इस हद तक हमारी सरकार को धुन चढ़ी हुई है कि सरकार ने कह दिया कि अब हम डिफेंस में भी विदेशी पूंजी निवेश करेंगे, जबकि हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर एंटनी के द्वारा, उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री के द्वारा विरोध किया जा रहा है। फिर भी सरकार के ऊपर यह धुन सवार है। देश की अर्थव्यवस्था को केवल विदेशी पूंजी के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को हमें सुधारना है तो हमें अपनी ही धरती से पूंजी पैदा करनी होगी, तभी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। केवल विदेशी पूंजी के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था न सुधरी है और न तो भारत की भी अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में सुधरेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, कम से कम इस सच्चाई को तो समझना चाहिए। जो अर्थशास्त्री भी नहीं होगा, जो केवल यथार्थशास्त्री होगा, कम से कम वह तो समझ लेगा कि जब तक अपनी पूंजी नहीं रहेगी तब तक हम दूसरे की पूंजी के आधार पर हम अपना व्यापार, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति हम कैसे मजबूत बनाएंगे। यह कॉमन सेंस की बात है। फिर भी सरकार इस संबंध में आमादा है। और आप लोगों ने अभी इसके पहले जब घनश्याम दास जी बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा की, वॉलमार्ट की, हमारे पंडित जी बोल रहे थे, पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र, उन्होंने भी वॉलमार्ट की चर्चा की। अब बीच में यह चर्चा थी कि साहब यह लॉबिंग करने के लिए वॉलमार्ट, यह कंपनी यहां पर आई हुई थी, उसके द्वारा लॉबिंग की जा रही थी। उस समय संसद में शोर शराबा हुआ। संसद में शोर शराबा हुआ तो इस सरकार ने एक व्यक्ति का एक पैनल पूरे मामले की जांच करने के लिए बना दिया। अब उस पैनल की रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि वॉलमार्ट की लॉबिंग की जांच के लिए एक सदस्यीय जो पैनल बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि सच्चाई देश की जनता के सामने आ सके। इतना ही नहीं, बल्कि एफडीआई के मुद्दे पर भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। देश में यदि एफडीआई आए तो कैसे एफडीआई आना चाहिए, इस पर भी संसद में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। यह हमारी इस सरकार से अपेक्षा है, इस सरकार से हमारी मांग है। अब देखते हैं यह सरकार कितना ध्यान देती है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश की अर्थव्यवस्था को कोई राजनीतिक पार्टी सुधार सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है। यह दावा करने के पीछे हमारा एक बहुत ही सशक्त आधार है।
6 वर्षों तक इस देश में हुकूमत चलाकर हमने दिखाया भी है कि कैसे सरकार चलाई जाती है। यह करके हमने दिखाया। कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि सारा विश्व का भी इकोनॉमिस्ट, विश्व का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि हिंदुस्तान में जैसी यह भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार चल रही है, यदि ऐसे ही चलती रही तो 2020 आते आते यह भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। एक भरोसा, एक विश्वास पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति यह पैदा हुआ था। गवर्नेंस कैसी होती है, सरकार कैसे होती है, कैसे सरकार चलाई जाती है, यह करके हमने दिखा दिया। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, दिए जा सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। अब छोटी बात, लेकिन आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात महंगाई है। कौन सी सच्चाई को नकारेगा? क्या आजाद भारत के इतिहास में सचमुच लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर पूरी तरह से काबू रखने में यदि किसी हुकूमत ने सफलता प्राप्त की थी तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व की बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने यह सफलता प्राप्त की थी। अभी इस सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है और इस सरकार ने अपनी एफिडेविट में यह कहा है 80 से लेकर 2012 तक यानी 32 वर्षों में जितनी नेशनल हाईवेज बनी हैं उनमें से 50% नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो केवल एनडीए के 6 वर्षों के शासनकाल में हुआ है। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं सरकार ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है। जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है उसमें इस बात को कहा है। और रोजगार के अवसर का जहां तक सवाल है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार का। उस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि 98 से लेकर 2004 के बीच 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए थे, जबकि 2004 से लेकर 2010 तक यानी कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में केवल 27 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए। देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलाई जाती है, कैसे इसे सही दिशा दी जाती है, यह कला यदि सचमुच यदि कांग्रेस पार्टी को यदि सीखनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सीखना चाहिए। मैं केंद्र सरकार की बात छोड़ दूं, मैं राज्य सरकार के बारे, हमारे गुजरात की सरकार, बस ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार उस चीज को दोहराना भी नहीं चाहता हूं। अरे उसकी साख तो अंतरराष्ट्रीय जगत में बन चुकी है, इसलिए मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में इस समय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19%, 19% तक कृषि की विकास दर पहुंच चुकी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में न किसी राज्य की रही है, न कभी भारत देश का रहा है, शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जहां पर कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 19% होगी। छत्तीसगढ़ में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से 90% लोगों को सस्ते दर पर न्यूट्रिशनल डाइट मिल रही है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, फुल प्रूफ सिस्टम कहीं नहीं है स्वतंत्र भारत के इतिहास में। यहां तक कि हम ही लोग नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से आए हुए लोग छत्तीसगढ़ के इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सराहना कर रहे हैं। भाजपा की सरकार है, गोवा में हमारी भाजपा की सरकार है। शायद हिंदुस्तान का अकेला राज्य गोवा है जहां पर कि पेट्रोल डीजल से सस्ता मिलता है। पहले कांग्रेस कहा करती है सरकार चलाने की कला यदि सीखनी है तो कांग्रेस से सीखनी चाहिए। आज मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं सरकार कैसे चलाई जाती है यह सीखना है तो भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा की सरकारें ही बतला सकती हैं कैसे सरकार चलती। लेकिन मित्रों, इस समय चुनाव नजदीक आ गया है। अब तरह तरह की जादूगरी कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। अब उस जादूगरी के चकमे में लोग न आए,
उससे उनकी आंखें चौधियाने न पाएं, इसकी चिंता हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को करनी होगी। क्योंकि अभी देखा हाल में गरीबी के सवाल पर मैं तो सचमुच जिस प्रकार की बयानबाजी हुई है, मैंने कहा यह तो हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी के साथ एक क्रूर मजाक है। एक सज्जन कांग्रेस के कहते हैं कि साहब 12 रुपये में एक थाली खाना भोजन ये मिल जाता है मुंबई में और एक आदमी का पेट भर सकता है। दूसरा सोचता है कि मैं क्यों पीछे रहूं। उसने कहा 12 रुपये नहीं जी, 5 रुपये में भर जाता है। तो तीसरे ने कहा कि मैं क्यों पीछे। उसने कहा 5 रुपये कहां, 1 रुपये में पेट भर जाता है गरीब का। क्या हो गया है? माने गरीबी की एक नई परिभाषा दी जा रही है। क्या हिंदुस्तान के गरीबों की गरीबी के साथ यह क्रूर मजाक नहीं है? कल तो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था, मैंने कहा सरकार से, मैंने कहा गरीबों की गरीबी के साथ क्रूर मजाक मत करो। आप केवल आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं यह भी देश की जनता को बताने की कोशिश मत करो। प्लानिंग कमीशन हो अथवा भिन्न भिन्न संस्थाएं कैसे आंकड़े तैयार करती हैं हम सब अच्छी तरह जानते हैं। गरीबों की गरीबी को देखना है तो आंकड़ों में मत देखो, बल्कि गरीबों की आंखों में गरीबी के दर्द को देखो। आंकड़ों में गरीबी नहीं देखनी चाहिए, एहसास तभी होगा। पता नहीं इस सरकार को क्या हो गया, तरह तरह की बयानबाजी। सुरक्षा के मामले में भी यदि देखें, चाहे वह माओवाद हो चाहे तो आतंकवाद हो, इन संकटों के प्रति हुकूमत को जितना गंभीर होना चाहिए, यह गवर्नमेंट उतना ही लापरवाही दिखा रही है। बटाला हाउस का जो इनकाउंटर हुआ उसमें आतंकवादी मारे गए, सरकार की देख रेख में हुआ, गृह मंत्री के सुपरविजन में सब कुछ हुआ। फिर भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि साहब यह तो फेक इनकाउंटर था। और एक विदेश मंत्री जी ने तो यहां तक बढ़ के आगे कह दिया कि साहब जब वो इनकाउंटर की खबर हमारी अध्यक्ष को मिली तो उनकी आंखों से आंसू चलने लगे। और अभी हाल में ही बटाला हाउस इनकाउंटर का केस जिस अदालत में चल रहा है, बहनों भाइयों, अदालत ने कहा कि वह फेक इनकाउंटर नहीं था बल्कि वह इनकाउंटर पूरी तरह से सही था। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं इसका जवाब क्या है? जनता का ध्यान, जनता से जुड़ी हुई जो अहम समस्याएं हैं उनसे डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह की बातें भी लोगों के द्वारा की जा रही हैं। आपने सुना एक नेता ने तो कह दिया कि साहब यह जो इंडियन मुजाहिदीन यहां पर पैदा हुआ है, 2002 में जो गुजरात का दंगा हुआ, गुजरात के दंगे के बाद इंडियन मुजाहिदीन का जन्म हुआ। मैंने कहा इंडियन मुजाहिदीन का जन्म कुंडली और हारोस्कोप यदि किसी को देखना हो तो उस कांग्रेस के नेता से मिल ले, कांग्रेस पार्टी कार्यालय चला जाए। क्या उसके पहले इंडियन मुजाहिदीन था ही नहीं? अरे इस नाम से नहीं रहा होगा, दूसरे नाम से रहा होगा। क्या हिंदुस्तान का वो एक पहला दंगा था? क्या उसके पहले आजाद भारत में दंगे नहीं हुए थे? एक आसान तो मैंने इसके बाद भी कहा था कि भारत की राजनीति में इसमें सेकुलराइटिस की बीमारी हो गई है। जैसे इंसेफेलाइटिस की होती है बड़ी खतरनाक बीमारी, वैसे ही सेकुलराइटिस की बीमारी हो गई है। केवल अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार के सारे मुद्दों पर चाहेगी कि बहस हो। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, इस पर बहस चले। अरे भारत सेकुलर था, भारत सेकुलर है और भारत सेकुलर रहेगा। इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट हो सकता है, दुनिया के अन्य देश थियोक्रेटिक स्टेट हो सकते हैं, लेकिन भारत एक सेकुलर स्टेट था, है और रहेगा। यहां की जीवन शैली में पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म यह रचा हुआ है, बसा हुआ है। हमसे कोई अलग नहीं हो सकता है। अरे हमारे तो सचमुच रग रग में यह पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म इस सीमा तक बसा हुआ है
कि चींटी भी पैर से दबती है तो मुंह से उफ की आवाज निकलती है। काले सर्प के काट लेने के बाद, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है, तो भारतवासी करता है। हम तो वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, हम तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, उसमें भी हम भगवान को देखते हैं। कण कण में हमने शिव को देखा है, कण कण में हमने शंकर को देखा है। तो भारत की ये तो परंपरा है। हम जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर भेदभाव करने वाला देश कभी नहीं थे, न हैं और न कभी रहेंगे। इस्लाम के मैं समझता हूं कि जितने भी प्रमुख पंथ सारे दुनिया में पाए जाते हैं, जितने भी सेक्ट पाए जाते हैं, विश्व के किसी देश में इस्लाम के भी सारे सेक्ट के लोग यदि मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। क्रिश्चियंस में भी जितने सेक्ट होते हैं, जितने पंथ होते हैं, सारे सेक्ट, सारे पंथों के लोग यदि दुनिया के किसी एक देश में मिलेंगे तो केवल और केवल भारत में मिलेंगे। भारत यदि सेकुलर न होता तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया किसी देश में नहीं है। कोई बतलाए, मैं तो ये विषय रखना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग बताएं क्या है ऐसा, मैं उसके प्रमाण दूंगा लोगों को। तो सचमुच ये पंथ निरपेक्षता तो हमारे रग रग में रची हुई है, बसी हुई है, लेकिन केवल नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश इस हुकूमत के द्वारा की जा रही है। इन सब सारी चीजों को हमें समझना होगा। और मित्रों, आप सबको अब केवल मीटिंग बैठक से ही काम नहीं चलेगा, जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा, जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा। यदि परिवर्तन चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो मल्टी लेयर्ड एक इफेक्टिव जो आपका ट्रेड का नेटवर्क है, व्यापार का एक बहुस्तरीय जो आपका ये रिटेल ट्रेड का एक जो नेटवर्क है, इसको चाहते हैं यदि आपकी वह ठीक तरीके से चले तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। हम तैयार हैं। और इसके लिए आपको जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। आप जहां के भी रहने वाले हैं, वहां पर जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं निभाइए। घर घर तक आपका यह संदेश पहुंचना चाहिए। इसके लिए जो भी सिस्टम बनाना हो, जो भी मैकेनिज्म बनाना हो, वो आप तैयार करिए, तभी जाकर हमको सफलता प्राप्त हो सकती है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी अभी चर्चा होने लगी है कि अगली सरकार वहां भाजपा की आ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, सारे हमारे प्रवासी जितने भारतीय हैं ना, सब ये मानकर चल रहे हैं कि वहां पर आएगी सरकार। लेकिन वो मान लिए तो इसका मतलब हम भी मानकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अधिक परिश्रम हम सबको करने की जरूरत है। सरकार बनेगी और भारत को हम महान भारत बनाएंगे, और ऐसा महान भारत जो केवल धनवान ही नहीं होगा, बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। ऐसे महान भारत का निर्माण करेंगे। और सचमुच पारंपरिक जिनका समर्थन, जिनका सहयोग बराबर भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मिलता चला आ रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, वो हमारा व्यापार से जगत से जुड़ा हुआ भाई है। बराबर प्रारंभ से ही इसका समर्थन मिलता आ रहा। बस आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें, यही आप सबसे अपील करते हुए और इस कार्य समिति की सफलता हेतु शुभकामना देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।